विक्की अग्रवाल, अग्रवाल कंस्ट्रक्शन सेज ग्रुप से। आज फिर से हम लोग सेज टॉक पे मिले हैं। सेज टॉक एक सेज ग्रुप ने एक मुहिम शुरू करी है इस लॉकडाउन पीरियड में। इसमें हम अलग अलग वर्टिकल्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं। अभी तक हम लोग अबाउट देन 200 सेज टॉक कर चुके हैं इन दिस लास्ट 2 मंथ्स। कुछ अगर मैं नाम देना चाहूँ तो अश्विन लोहानी सर के साथ हमने किया था, विजय शंकर मेहता जी के साथ हमने एक सेज टॉक किया था, शिवानी दीदी ब्रह्म कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी थी, अभी कुछ ही दिन पहले एन रघुरमन सर हमारे साथ जुड़े थे। और आज हमारा सौभाग्य है कि बॉम्बे सिंगल हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल सर सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड बीइंग अ फादर, जैसा कि मैंने अभी सर को बताया था कि मैं खुद भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा प्यारी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। एंड डॉक्टर राहुल सर हैव प्लेड अ रोल ऑफ गॉड फॉर द किड्स इन देयर टफ टाइम। तो राहुल सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हमें अपना टाइम दिया। वेलकम सर, वेलकम। तो सर शुरुआत करते हैं सर कोरोना वायरस से। और पहले कोरोना वायरस के पहले मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा सर आप हमको वायरल के बारे में बताएं कि ये वायरल क्या है, कैसे आता है, कब से इस दुनिया में है, हम कब से इससे लड़ रहे हैं, और फिर सर आप थोड़ा सा हमको ये जो नया वायरल आया है कोविड-19 इसके बारे में बताएं प्लीज। यस, सबसे पहले हम वायरस की बात करते हैं। जी सर। वायरस एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर आरएनए और डीएनए। वो जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन एनवलप के अंदर बंद रहता है और उसके ऊपर एक लिपिड लेयर होती है। अब ये वायरस जो है वो लिपिड प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रहता है। और जैसे हम पर्टिकुलर कोरोना डिजीज की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए किसी को अगर कोरोना है तो उसके छींकने, खांसने, बोलने से जो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होते हैं उससे ये वायरस स्प्रेड होके एयर में सस्पेंड करता है। और जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर इनहेलेशन से यानी नेजल रूट से उसके सांस की नली के अंदर जाएंगे। एक बार अगर वो वायरस आपके पैसेज के अंदर गया और उसने होस्ट सेल यानी जिसके अंदर गया उसके होस्ट सेल के अंदर अगर उसको एंट्री मिल गई तो अब वो आपके सेल की मशीनरी को यूज करेगा। मतलब वायरस अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उसे कोई एक्सटर्नल होस्ट सेल चाहिए। फिर वो आपके सेल के राइबोसोम को यूज करके, जिस राइबोसोम का काम था आपके लिए प्रोटीन बनाना, वो अब उस वायरस के लिए प्रोटीन बनाएगा। अब ये वायरस अंदर ही अंदर रेप्लिकेट करता जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पेशेंट कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होगा। मतलब इनको हम बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट। वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। पेशेंट पॉजिटिव है, वो इन्फेक्टेड है, पर अभी तक कोई डिजीज नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, येट वो पेशेंट अपने क्लोज कॉन्टैक्ट में इन्फेक्शन दे सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी है कि लॉकडाउन पॉलिसी और डिस्टेंसिंग पॉलिसी, कि भाई डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे तो ड्रॉपलेट इनहेलेशन से आप बच पाएंगे। क्लोज कॉन्टैक्ट्स में दूसरा गवर्नमेंट ये पॉलिसी रखी कि अगर कोई एक सोर्स मिलता है तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए, फिर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। ऐसे करके वो डिजीज को स्प्रेड होने से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वायरल डिजीज की 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि वायरस की एंटीजेनिसिटी क्या है, वायरस जो डिजीज हुआ उसका वायरल लोड क्या है, और होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो कोरोना के केस में हम देख रहे हैं कि एंटीजेनिसिटी भी ज्यादा है, यही डर है कि वो डिजीज भी करता है। वायरल लोड डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट को कितना क्लोज कॉन्टैक्ट से कितना डोज मिला। मतलब बहुत दूर से आपको थोड़ा सा वायरल लोड मिला तो आप जो है बहुत हैप्पीली अपनी डिजीज से बाहर आ जाएंगे, आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन डिजीज का नहीं होगा। और अगर बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट से बहुत हैवी वायरल लोड मिला है तो आपके ऊपर डिजीज का असर जाता है। अब होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव है, आप काम अच्छे से, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप खा पी रहे हैं, इफ यू ईटिंग गुड फूड मींस इफ यू आर ईटिंग ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, आपको अंदरूनी कोई और परेशानी डिजीज नहीं है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आपका शरीर इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएगा। ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। तो कोई भी वायरल डिजीज इन 3 चीजों पर काम करती है। जी सर। सर इसमें जी सर प्लीज पूछिए।
सर इसमें सर जो है हम कई बार अब क्योंकि सर रोज इसके ऊपर नई डिस्कवरीज हो रही हैं, रोज इसके ऊपर नए नए हम लोगों को पता चल रहा है कि ये वायरस ऐसे स्प्रेड होता है, ये होता है, वो होता है। तो इसमें सर अब नई बात सामने ये आ रही है सर कि ये सिर्फ एल्डरली पीपल्स को और इन्फेंट्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, या उन लोगों के लिए जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है और जो हेल्दी हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, उन लोगों के लिए ये इतना ज्यादा एक नॉर्मल वायरल की तरह है। उसके बाद भी डरे हुए हम लोग सर बहुत हैं, हम लोग घर के अंदर अपने आप को कैद किया हुआ है, एक बहुत नेगेटिव माहौल है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, इसमें जैसा मैंने बोला कि इसमें डिपेंड करता है कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। एट द सेम टाइम अर्ली इन्फेंसी यानी नियोनेट्स, अर्ली इन्फेंसी, इनमें भी इम्यून सिस्टम उतना बिल्डअप नहीं होता है। इम्यून सिस्टम बिल्डअप होते होते टाइम लगता है। इसलिए ये दो जो है वो सेंसिटिव पॉपुलेशन है टू सफर विद एनी डिजीज, नॉट ओनली विद कोरोना बट टू सफर विद एनी डिजीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस। सो प्रिवेंशन इज द राइट पॉलिसी एट दिस टाइम। प्रिवेंशन दो तरीके का होता है कि एक होता है पर्सनल प्रिवेंशन और एक होता है मास प्रिवेंशन। मास प्रिवेंशन जो है वो तो दो चीजों से आएगा, या तो वैक्सीन आ जाए कोरोना के लिए, उससे मास प्रिवेंशन आएगा, और या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें आप सोसाइटी में, उससे मास प्रिवेंशन आएगा। हर्ड इम्यूनिटी वाली पॉलिसी जो है वो जैसे यूएस ने ली है जो पॉलिसी कि भाई उन्होंने बहुत कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया है कि अब डिजीज हो रही है तो होने दीजिए, 90% से ऊपर लोग जो है वो उसको सफर करके बाहर आ जाएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनको हैंडल करेंगे, और जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो जाती है तो बाकी जो पॉपुलेशन होती है वो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। यानी विदाउट हैविंग डिजीज आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और आप प्रोटेक्शन में आ गए। ये पॉलिसी उन्होंने ली है। हमारे यहाँ पर पॉलिसी ली है कि लॉकडाउन करिए, प्रिवेंशन करिए, डिस्टेंसिंग करिए, लोगों को डिजीज होने से ही बचाइए, एंड वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन फॉर द मास प्रिवेंशन। ऐसा है। तो ये जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन है, मोर देन 60 एंड लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज, ये अपने इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ज्यादा रिस्क जोन में है, और एल्डरलीज में कुछ ना कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती हैं, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, तो वो हाई रिस्क में आते हैं। जी सर, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी है वो थोड़ी सी लीनियंट हो रही है हमारे लॉकडाउन को लेकर। तो जैसा कि आपने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन प्रिवेंशन अपना रही है, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे ये लीनियंट होती जा रही है, तो क्या हम भी अब हर्ड जो इम्यूनिटी थी उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं सर? जी, पहले हमको, क्योंकि नया वायरस है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो पहले ऐसा लगा कि जैसे स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, तो शायद उतनी इन्फेक्टिविटी नहीं होगी, उतना डैमेजिंग नहीं होगा। हो सकता है कि इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, जैसे हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाएगा तो ये वायरस की जो ऊपर की जो लिपिड लेयर है वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर ऐसा है नहीं। जब तक ह्यूमन चेन में वो कैरी होगा तब तक वो बस मल्टीपल ट्रांसमिशन चेन चलती चली जाएगी। तो इसीलिए पर लॉकडाउन में ईज आउट करना अब इम्पोर्टेंट भी है कंट्री के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अब हम लोग भी अवेयर हो गए ना, अब हर आदमी को समझ में आ गया कि डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट, मास्किंग इज इम्पोर्टेंट। तो जो हम प्रिवेंशन की बात करें तो उसमें हमने एक पार्ट ऑफ प्रिवेंशन आपको बताया था कि ये वैक्सीनेशन से और हर्ड इम्यूनिटी से आता है, और दूसरा होता है पर्सनल प्रिवेंशन। पर्सनल प्रिवेंशन इज बाय द डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग। मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, अब आमतौर पर सभी को अब जानकारी हो गई है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक सेफ डिस्टेंस रखिए जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपसे मेरे को ना हो, आप और मेरे को आपसे ना हो। तो हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्किंग से आप ड्रॉपलेट्स को इनहेल भी करने से बचते हैं और ड्रॉपलेट स्प्रेड करने से भी बचते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज हैंड सैनिटाइजेशन, बिकॉज आप कहीं भी टच करते हैं उस सरफेस पे अगर वायरस है आपके हाथ में आ जाएगा, और फिर वही वायरस आप कैसे भी थोड़ी देर के बाद मान लिया आपने अपने फेस पे टच किया, नोज माउथ टच किया, और वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन, एंड डू नॉट टच ऑन योर फेस रिपीटेडली। जैसा हम लोग कई बार किसी को हैबिट होता है ना, काम करते करते फेस पे टच कर रहे हैं, वो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, फेस पे इचिंग है कुछ है, तो आप उसको हैंड वॉशिंग करिए पहले और फिर टच करिए। ये चार चीजों को मेंटेन करके रखिए, अलॉन्ग विद ईट गुड हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आई एम श्योर कि आप बिल्कुल सेफली, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, आप आपका परिवार सुरक्षित तौर पे इस बीमारी से बाहर आ जाएगा। जी सर।
सर अब अगर मैं सर थोड़ा सा बच्चों के ऊपर अगर आता हूँ तो हम ये देखते हैं सर कि अभी हमारे घर में हमारी सोसाइटी में सर बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन यूज़ हो रहा है। हम लोग हर चीज़ को बहुत साफ कर रहे हैं, सब्जियां हो, बच्चे हमसे हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो एक्चुअली बच्चों को जो नॉर्मल जो हमारे वायरल थे, सर्दी खांसी बुखार, इन सब जो बीमारियां थी, ये सब के वायरल से ये बहुत दूर हो चुके हैं। तो इनकी भी क्या इनकी हर्ड इम्यूनिटी वीक होती जा रही है? क्या आने वाले समय में जब ये फिर से ओपन वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक डॉक्टर है, हम लोग काम करते हैं क्लिनिक में। अब भाई 100 मरीज मैंने देखे, अब उसमें सब बीमारी के ही बच्चे थे, किसी को मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, रुबेला है। तो डॉक्टर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, वही अब आम पब्लिक को हम वही सिखा रहे हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन कर लीजिए, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट रखिए। ये बेसिक चीजें हैं जो अब कोरोना की वजह से आम पॉपुलेशन इन चीजों को अब सीख रही है, एंड दिस इज व्हाट नीडेड। इम्यूनिटी जो है वो आपकी वीक नहीं हो रही है, इम्यून सिस्टम तो आपके अंदर इनबिल्ट है, वो अपना काम कर रहा है। और इम्यून सिस्टम रन्स अपॉन द विटामिन्स, मिनरल्स एंड द ट्रेस एलिमेंट्स। और ये विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से। तो वो इम्यून सिस्टम आपका अपना काम करता रहेगा। उसको आपको हैंड सैनिटाइजेशन करने से आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू prevent any disease to enter, not only corona but any viral disease or bacterial disease. So that is important part of your life. वो अब कोरोना ने हमको सिखाया है। जी सर, थैंक यू सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन सर जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि अभी सर चूंकि बच्चे घरों के अंदर हैं, हम लोग लॉकडाउन है, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं, अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, और अभी सर एजुकेशन सिस्टम ने भी सर अपना पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन लेके आ गए हैं। क्लासेस जो है, होमवर्क जो है वो सर ऑनलाइन मोबाइल पे, टैब पे या लैपटॉप पे चल रहे हैं। तो बच्चों का सर स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, या तो वो घर में बड़ों के साथ टीवी देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब पे अपना काम कर रहे हैं। तो इसके क्या प्रभाव होंगे और इससे हम कैसे बच सकते हैं सर? बच्चों को हम कैसे एक्टिव लाइफ दे सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिक्की। सी बेसिक 3 चीजें मैं बोलता हूँ बच्चों को: खूब खेलो, खूब पढ़ो और खूब खाओ। 3 ही काम तो करने हैं, बाकी सारे टेंशन तो मम्मी पापा के पास हैं। एंड ट्रस्ट मी, सबसे आसान काम अगर आपकी लाइफ में कुछ है तो वो है पढ़ाई। मतलब जब तक आप पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप पढ़ते रहिए मजे से। मतलब आप ऐसा इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप वहां से पढ़ाई करके बाहर निकल के सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि कौन सी लाइफ ज्यादा टफ है। तो आई थिंक पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। ये हमको भी समझ में आया जब हम पढ़ाई करके बाहर आए, लाइफ में जब आए, तब समझ में आया कि अरे हॉस्टल लाइफ में पढ़ाई करना सबसे आसान काम था। सो आई थिंक स्क्रीन, अभी तो मेरे को लगता है अगले 3-4 महीने तो आपको स्क्रीन से ही पढ़ाई करनी है। तो प्लीज अपने शरीर को बिल्कुल मत थकाइए, और स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए कर लीजिए, और थोड़ा बहुत एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज स्क्रीन इज समथिंग एडिक्टिव। अगर आप, ये बहुत अच्छा मौका मिला है, हम सब लोग जिंदगी में भाग रहे थे, अब ये मौका मिला है जब आप अपने बच्चों को अपने नजदीक ला सकते हैं, आप उनसे बातें करें। अभी तक ट्यूशन, पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग, वो अपनी लाइफ में, पेरेंट्स अपनी लाइफ में, दिस इज अ वेरी हाई टाइम टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो आप प्लीज कुछ ना कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स घर में बनाइए कि नहीं, जब हम सब लोग घर में एक साथ बैठे होंगे तो स्क्रीन ऑन नहीं होगी, खाना जब खाएंगे तो स्क्रीन ऑन नहीं होगी। बट ये रूल पहले पेरेंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को मना करें और आप जो है वो बच्चों के ही सामने आप व्हाट्सएप पे आप अपना मम्मी खाना लगा रही है, पापा व्हाट्सएप पे, या समथिंग लाइक दैट, वैसा नहीं है। आप, आई मीन, यू नीड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। करेक्ट। यही नॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं आपको। देखिए क्या हो रहा है, अभी मेरे पास कुछ पेरेंट्स के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, उसको रात को नींद नहीं आती। इशू वो नहीं है कि उसको एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आती है। इशू ये है कि वो बच्चा दिन भर कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, वो पूरे टाइम स्क्रीन पे है। दिन में आधा 1 घंटा स्क्रीन देखते देखते उसकी नींद लग जाती है। अब उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करी, तो बच्चा वो थका ही नहीं, उसको स्लीप ऑनसेट का प्रॉब्लम हो रहा है। सो माय एडवाइस इज कि 1 घंटा तो अपने बच्चे को आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर से कराइए। कुछ नहीं है तो आप उसको बोलिए रस्सी कूदो, लेकिन स्वेट आउट तो करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी Sir, thank you. We have a question
from the audience now. उसमें एक क्वेश्चन संकेत जैन है सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में. उनका है कि मेरी 1.5 इयर्स ओल्ड की डॉटर है और उसका वैक्सीनेशन पेंडिंग है, तो मैं वैक्सीनेशन डिले हो सकता है क्या चाइल्ड के लिए? रेगुलर वैक्सीनेशन जो है वो हम डिले कर सकते हैं क्या, और कितने महीनों के लिए कर सकते हैं अगर कर सकते हो तो? एक्चुअली सर क्या है कि अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं. उनको लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पर शायद कुछ बीमार लोग भी हों जिनसे हमको वायरल आ सकता हो. तो इसलिए काफी पेरेंट्स के मन में सवाल है कि अगर हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ड्यू है तो क्या हम उसे पेंडिंग करें या हम उसे लगवाने आए. जी, एक तो वैक्सीनेशन क्लिनिक्स जो हैं वो हम सभी लोग हॉस्पिटल से सेपरेट रन कर रहे हैं. मतलब उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एंटर ही नहीं करना है. वैक्सीनेशन क्लिनिक सेपरेट है, उसका रास्ता भी सेपरेट है, क्लिनिक भी सेपरेट है, स्टाफ भी सेपरेट है. सो आई थिंक आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद में सेफली, अगर वो आपको इंश्योर करते हैं तो आप सेफली हैप्पीली जाइए और वैक्सीनेशन ले लीजिए. फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट है जो अभी लेना जरूरी है या उसको डिले कर सकते हैं. जैसे अगर आपका डीपीटी का बूस्टर डोज ड्यू है एंड 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो आप उसको अभी और 1-2 महीना भी पोस्टपोन कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर एमएमआर, चिकन पॉक्स ये अगर ड्यू है तो वो आपको लगवाने हैं, क्योंकि वो अभी एयर में डिजीज है और उससे प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है. तो वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर डिस्कस कर लीजिए दो चीज कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन पर्टिकुलर ये वाले ड्यू हैं, ये अवॉइड किए जा सकते हैं, अभी लगने हैं. और दूसरा ये कि आपका जो प्रीमाइसेस है वो सेफ जोन है, मतलब आपने पेशेंट्स अलग एंड वैक्सीनेशन अलग, ये आप जरूर से चेक कर लीजिएगा. जी सर. सर वैक्सीन पे बात आई है तो अभी सर कुछ व्हाट्सएप पे और न्यूज़ पे कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि कुछ एडल्ट्स के लिए भी वैक्सीन है जो मेडिकल फर्टिनिटी जो है वो प्रमोट कर रही है, और वो अगर हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. 2 या 3 वैक्सीन हम लोगों को बताए जा रहे हैं. तो ये कितना जरूरी है और क्या ये लेना चाहिए, और क्या ये इमीडिएटली अभी जाके लेना चाहिए या लॉकडाउन खुलने का वेट करना चाहिए? जी, ये एक बात आप अच्छे से समझिएगा. वैक्सीन मीन्स कंप्लीट साइंटिफिक इशू. ठीक है, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि स्मॉल पॉक्स यानी 1980 के पहले जिनका जन्म हुआ था, आप उनको स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को देखिएगा, हिंदी में चेचक बोलते थे. फॉर नो रीजन लाइफ टाइम पनिशमेंट ऑफ सीरियस मार्क्स ऑन द फेस एंड बॉडी. साइंस ने उसको डिजीज को आइडेंटिफाई किया, उसके लिए वैक्सीन बनाया, मास पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन किया और वो डिजीज ही दुनिया से खत्म कर दी. फिर हम पीछे पड़े पल्स पोलियो के, हमने पोलियो के अगेंस्ट सबको वैक्सीन लगाया और पोलियो डिजीज खत्म कर दी. तो वैक्सीनोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी. तो जो भी वैक्सीन आते हैं वो हमेशा और हमेशा किसी ना किसी डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए आते हैं. वो डिजीज प्रोटेक्शन जितना आप अपने और अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं वो हमेशा फायदेमंद. तो वैक्सीनेशन में इफ्स एंड बट्स नहीं होता. यस, पहले साइंस हमेशा इवॉल्विंग होती है. तो पहले 5, 7, 8 साल पहले ये वैक्सीन ऑप्शनल है, वो वैक्सीन ऑप्शनल है, ऐसा होता था. लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा कि वो ऑप्शनल वैक्सीन भी जो है वो मैंडेटरी वैक्सीन में आ गए. सो वैक्सीन जितने भी आते हैं आप भी सबको लगवाना चाहिए. एडल्ट वैक्सीनेशन मतलब ये वैसा है जैसे एडल्ट्स जो है ना, पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो जैसे अपने खाने का ध्यान ही नहीं रखते, ऐसे वो अपने वैक्सीन का भी ध्यान नहीं रखते. बट टाइफाइड वैक्सीन, आप बिजनेसमैन है, आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको नहीं मालूम ना आपको कहाँ से टाइफाइड है. इट्स अ वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज. सो टाइफाइड वैक्सीन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम आम तौर पे मैंने देखा है कि जब चोट लगती है तब पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको टिटनस लगा दीजिए या मेरे को टिटनस लगा दीजिए. वो उस समय पे जब आप टिटनस लगवाते हैं ना, वो उस समय आपको काम नहीं करने वाला है. वो तो जो आपने पहले से टिटनस लगा रखा है वो आपको प्रोटेक्शन देने वाला है. तो डीपीटी बूस्टर डोज भी एक टाइम टू टाइम एडल्ट्स को भी लगना चाहिए. चिकन पॉक्स जैसे अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है लाइफ में, वो भी आपको लेना चाहिए. सो एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए अब अवेयरनेस इंडिया में आएगी. जैसे फीमेल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है. तो वैक्सीन हमेशा और हमेशा उस डिजीज के लिए बनाया जाता है जो सोसाइटी में ज्यादा है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस डिजीज से हम चाहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बचे, गवर्नमेंट का खर्चा बचे, उसके लिए वैक्सीन बनाया जाता है. सो आई थिंक इट इज वाइजर टू गो फॉर ऑल द वैक्सीनेशंस व्हिच आर अवेलेबल एंड रिकमेंडेड. थैंक यू सर. सर इसमें हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं. कुछ पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं जो जैसे माधुरी गोलांगी हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरा 14 साल का एक बच्चा है और उसको रोज सुबह उठते से खांसी और सर्दी टाइप होता है
और वो हर मॉर्निंग होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन पे? ये बच्चे को ना अपर एयरवे एलर्जी है। अपर एयरवे एलर्जी में जब वो बच्चा रात को डीप स्लीप में होता है तो उसके सिक्रीशंस एक जगह पे पूल हो जाते हैं, और जब वो बच्चा सुबह सोकर उठेगा तो वो 5 से 7-8 मिनट का टाइम लगाएगा और वो अपने सब सिक्रीशंस को खांस के, छींक के, कैसे भी करके वो अपना कंफर्ट जोन में आ जाएगा। एंड बट दिस इज नॉर्मल। तो अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं आता है, उसको डिस्टर्ब स्लीप नहीं है, वो स्लीप बहुत अच्छी लेता है, दिन भर बहुत हेल्थ एक्टिव है, प्लेफुल है, तो फिर जो कंडीशन आपने मेरे को बताई वो नॉर्मल है, उसके लिए आप परेशान नहीं हुए। ग्रेट ग्रेट सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो कि इम्यूनिटी के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग च्यवनप्राश की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग बूस्ट है, कॉम्प्लान है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं बच्चों के लिए, आजकल सप्लीमेंट्स की चॉकलेट्स आने लगी है, उनकी तरफ लोग भाग रहे हैं। तो ये कितना जरूरी सर, ये जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, ये कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए और बच्चों के हेल्थ के लिए? सी इम्पोर्टेंट इज होममेड फूड। मतलब जिस मौसम में नेचर ने आपको जो फल सब्जी दिए हैं वो अगर आप खा रहे हैं तो आपके पास में एक बैलेंस डाइट पहुंच रही है, और अगर आप अपने शरीर को नेचर का दिया हुआ सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए आपको किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं। यस, वन सप्लीमेंटेशन विटामिन डी, जिसके लिए आप 15 to 20 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर अपनी लाइफ में रखिए। वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपको सनलाइट से मिलता है, वो डाइट में थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा ऐसा कोई विटामिन, प्रोटीन, मिनरल या ट्रेस एलिमेंट नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन जरूरत है। अगर आपका फूड बैलेंस है तो। फूड बैलेंस नहीं है फिर तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज बॉडी इज अ मशीन। उसको आप कितना अच्छा क्वालिटी का फ्यूल दे रहे हैं उससे बॉडी रन करती है। सो आइडियली स्पीकिंग किसी भी इम्यून बूस्टर सप्लीमेंटेशन आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स जरूरत नहीं है। च्यवनप्राश आपने पूछा, तो च्यवनप्राश की बात अगर ऐसे करेंगे तो देखिए, अगर हमारे घर की अगर बात करें तो हमारी दादी नानी से हमको याद है कि वो खाने में चटनी भी बनाते थे, उस चटनी में आंवला भी पीसते थे। यानी उनको इतना सेंस था कि बच्चे को आज ये दाल बनी है, कल ये बनेगी, मतलब बदल के ही बनती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बच्चा सिर्फ तुअर खाता है तो तुअर की दाल बनेगी हमारे घर में, या मेरा बच्चा भिंडी खाता है सिर्फ भिंडी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग, उसके अलावा चटनी में अभी आंवला डल रहा था, फिर ये डलेगा, फिर वो डलेगा। मतलब आप देखिएगा ना, अगर आप पिछला सोचेंगे जो आपके दादी नानी ने आपको बड़ा किया, जैसे वो फूड बहुत अच्छा था। अभी मैं देखता रहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाता ही नहीं है, ये सिर्फ यही खाता है, ये सिर्फ वही खाता है। अरे ऐसा नहीं है बाबा, उस बच्चे को अच्छा खाना, बैलेंस्ड फूड कौन सप्लाई करेगा? वो पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो मेरी तरफ से जो भी आर्टिफिशियल पैकेज फूड्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपको इम्यूनिटी देने वाले हैं, या हम आपको इसको खाने से आप इंटेलिजेंट होंगे, इससे आपकी लंबाई बढ़ेगी, ये तो इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। बट यस, human body needs what nature has given in a natural manner. थैंक यू सर। सर खाने की बात चल रही तो सर हमारी इंडियन कम्युनिटीज में, हमारी सोसाइटीज में सर फूड टैबूज बहुत सारे होते हैं। हर घर में, हर रीजन में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में फूड टैबूज होते हैं। रात में ये नहीं खाना है, सुबह ये नहीं खाना है, गर्मियों में गुड़ नहीं खाना है, रात में दही नहीं खाना है। ये फूड टैबूज कहाँ तक सही है सर? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, स्पेशली मदर्स को। आपने कहा ना फूड टैबूज, दे आर टैबूज। इनकी कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मेरे से रोज ही ऑलमोस्ट 8-10 पेरेंट्स रोज ही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब बनाना खिलाएं कि नहीं, ऑरेंज खिलाएं कि नहीं, दिन में खिलाएं कि नहीं, रात को खिलाएं कि नहीं। तो मैं पूछता हूँ ये आपके घर में कोई किताब है क्या ऐसी, कहीं अगर लिखा है तो हमको भी पढ़ाइए। नहीं है, नहीं सर, वो बस सुना है, इनसे सुना है, उनसे सुना है। अब वो सुन सुन के चलता चला जा रहा है सिलसिला। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 1000-2000 साल पहले की बात करते हैं तो भाई साइंस नहीं थी, हमको ये नहीं मालूम था कि जो बीमारी हो रही है उसके पीछे वायरस है कि बैक्टीरिया है, ये नहीं मालूम था। तो उस समय पे लोगों ने जैसा सोचते थे उसके हिसाब से जोड़ दिया कि यार तुमको नहाने से सर्दी हो गई और संतरा केला खाने से जुकाम हो गया, छींके आ गई, खांसी आ गई। बट दैट वाज नॉट द सीन। एक्चुअली ये था कि वो बीमारी उस मौसम में आई थी, वो आपको लगनी थी। अब आपको जिस नेचर ने आपको बनाया है, उसी नेचर ने आपके प्रोटेक्शन के लिए उस मौसम में जो फल सब्जी दिए हैं वो आपको खाने हैं।
जैसे अब आप कोरोना के केस में ले लीजिए, अब कोरोना में सब लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि साहब विटामिन सी खाते रहिएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं। आप पूछिए किसी, कोई डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट खा रहा है क्या? कोई नहीं खा रहा। 2 ऑरेंजेस खा रहे हैं, मस्त है। तो जो फ्रूट्स आ रहे हैं मौसम में आप खाते रहिए, आपके शरीर को सब मिलता रहेगा। अब कोरोना में लोग विटामिन सी खा रहे हैं, फिर कोई नई डिजीज आएगी उसमें बोलेंगे विटामिन डी खाइए, तो विटामिन डी खाना शुरू हो जाए। अरे सनलाइट ले लीजिए 20 मिनट की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि आपकी बॉडी की जरूरत क्या है और आप उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सोर्स से सप्लीमेंट करें, बिकॉज आपके आसपास नेचर ने सब कुछ दिया है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइजर हूं इस बात का कि जहां आपका जन्म हो, यानी जो आपकी जेनेटिक्स है, उस 100 किलोमीटर के रेडियस में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको दिए नेचर ने, वो आपके ज्यादा काम के। मतलब आप कश्मीर से अगर एप्पल मंगा के खा रहे हैं, न्यूजीलैंड से कीवी मंगा के खा रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। एमपी में जो फ्रूट्स उग रहे हैं, जो सब्जी आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दिस वाज न्यू सर, ग्रेट, थैंक यू। राइट सर, हमारे पास जो हमारी ऑडियंसेस हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि इम्यूनिटी, तो आपने हमको बताया कि फ्रूट्स लेने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के कि एक बैलेंस डाइट होती क्या है और दूसरा कि इम्यूनिटी हमारे जैसे आजकल बहुत सारे गिलोय वाटी, तुलसी वाटी ये हो रहे हैं, तो इसमें भी हमको इंक्रीज करती है क्या इम्यूनिटी? क्या-क्या चीजें इंक्रीज करती है इम्यूनिटी और एक बैलेंस डाइट क्या होती है? सिर्फ बैलेंस डाइट की बात अगर हम करेंगे तो आप अपने बचपन की अपने लंच और डिनर की थाली को आप इमेजिन करिएगा, वो बैलेंस डाइट है। जिसमें दाल होती थी, सब्जी होती थी, सैलेड होता था, चपाती थी, राइस था, और इसमें आपकी मदर आपको एक फ्रूट सैलेड भी बना के देती थी। वो बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि मेरे शरीर की मशीन को ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, एग, नॉनवेज इफ यू ईट, तो वो सब मिल रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। बैलेंस डाइट मीन्स बॉडी रन्स अपॉन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। और ये सप्लीमेंटेशन अगर आप इंडियन थाली की बात करते हैं तो उसमें पूरा पूरा है, सब कुछ है। प्रोटीन के लिए यस, अगर आप एग खाते हैं जो आपकी लाइफ में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं खाते हैं तो प्रोटीन के लिए आपके पास दालें हैं, सोयाबीन है, एंड यू हैव मिल्क, चीज, आई मीन मिल्क प्रोडक्ट्स एंड चीज, तो उनसे आप प्रोटीन ले सकते हैं। जी सर। सर डाइट के बारे में बात हो रही है तो मदर्स का सर हमेशा एक कंप्लेंट ये होती है बच्चों के लिए कि बच्चे को भूख नहीं लगती है सर, वो खाना नहीं खाते हैं, वो युद्ध स्तर पे आ जाते हैं, वो लड़ाई जंग लड़ लेते हैं अपनी माँ से, लेकिन खाना नहीं खाते हैं सर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनका एपेटाइट बढ़ा सकते हैं सर? देखिए, अभी पहला ये कि ये वहम अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती। अरे अब आप फ्यूल ही नहीं डालोगे तो मशीन कैसे चलेगी? तो ये वहम तो आप अपने मन से निकाल दें कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती। भूख तो उसको भी लगती है, सबको लगती है, और पर यह है कि वो बच्चे को आपने हैबिट ऐसी डाल दी कि उसको बस आपके हाथ के खाने की भूख नहीं लगती है। आप उसी समय मैगी बना के दे दीजिए, वो खा लेगा, आप कैडबरी दे दीजिए, वो खा लेगा। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि वो ओवर पेरेंटिंग में तो नहीं इन्वॉल्व है कहीं। ओवर पेरेंटिंग का मतलब ये है कि अब जैसे बच्चा सोकर उठा, माँ ने उसको 1 गिलास दूध के साथ 4 बिस्किट दे दिए। अब एक 15 किलो के बच्चे ने 1 गिलास दूध, 4 बिस्किट खा लिए, उसकी भूख मर गई 5 घंटे के लिए, वो नहीं खा सकता खाना। आप कर लीजिए जो मर्जी फोर्स, वो नहीं खा पाएगा। जब तक 3.5-4 घंटे होंगे, थोड़ी बहुत भूख आएगी, तब तक उसने एक चॉकलेट खा ली कहीं से उठा, अब उसकी भूख फिर से मर गई, अब वो फिर खाना नहीं खाएगा। पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर साहब वो खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं। फिर माँ जो है वो अपना आधा घंटा उससे झगड़ा करके कुछ ना कुछ उसको मना के, अब पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब उसको मोबाइल देख के खाना खिलाना पड़ता है या टीवी ऑन करके खाना खिलाना पड़ता है। कई बार तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसके पापा जो है वो इधर उधर कुछ कुछ टॉय बजाते रहते हैं और फिर हम उसको खाना खिलाते। अब बताइए, अब भूख एक ऐसा इशू है कि जिसको खाना खिलाना है उसे भूखा रख दीजिए, वो अपने आप खा लेगा। सो दैट्स अ वेरी सिंपल इशू। बस ओवर पेरेंटिंग है एक्चुअली। ओवर पेरेंटिंग की वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने टाइम टू टाइम सप्लाई देने की कोशिश करते हैं, उससे बच्चे की भूख मरती रहती है, फिर वो खाना नहीं खाता। आप ये इंटरमिटेंट सप्लाई बंद कर दीजिए और एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई एक 5 साल के बच्चे के आगे पीछे क्यों घूमेंगे हम, हमारे घर में जंक फूड आता नहीं है, हम पेरेंट्स को खाना नहीं है, जो जंक फूड है वो हमें मेहमानों को नहीं खिलाना, तो फिर हमारे घर में क्यों आता है, हम अपने बच्चे को भी नहीं खिलाएंगे। तो एक दिन कर दीजिए आप, संडे या सैटरडे संडे 2 दिन कर दीजिए।
बट रेस्ट ऑफ द 5 डेज आप अपने बच्चे को अच्छी फूड हैबिट्स तो डालिए, क्योंकि अगर आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे को अगर सब्जी फल अभी खाने की आदत नहीं डाली, ट्रस्ट मी, वो बच्चा आपका कल हॉस्टल में जाएगा, वो पिज्जा मंगा मंगा के ऑर्डर करके ही खाने वाला है। आप इमेजिन करिए कि उस बच्चे के शरीर का क्या निर्माण हो रहा है। मतलब डिजीज जो 60-70 साल पे आती थी, वो उनका इंसिडेंस अब 35-40 साल पे आ गया है। एंड इज ऑल अबाउट द फूड हैबिट्स। भाई आपके पास में गाड़ी है, आप उसमें कैसे फ्यूल डालते हैं, कैसे चलाते हैं, उसी पे निर्भर करेगा ना कि आपकी गाड़ी कैसे चलने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में आपका अपना शरीर है, उसका ध्यान रखिए, उसको सप्लाई अच्छी दीजिए, विटामिन डी सनलाइट से दीजिए, एक्टिव स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज जरूर से करिए, एंड जस्ट लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। बिल्कुल सर, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडियंसेस से, और आज उनको मौका मिला है पूछने का इस प्लेटफॉर्म पे, आप इतने रेनाउंड डॉक्टर। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे एक शैलेंद्र परिहार हैं, वो पूछ रहे हैं कि नहीं सॉरी संदेश गर्ग जी हैं, वो पूछे मेरा बच्चा 5 मंथ्स ओल्ड है और अपार्ट फ्रॉम मदर्स मिल्क मुझे क्या देना चाहिए, जैसे वेजिटेबल सूप वगैरह देना चाहिए इस कोविड-19 पे उसकी डाइट मेंटेन करने के लिए? जी पहले तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने की उम्र आते आते तक फिर वीनिंग फूड। ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीनिंग एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके पीडियाट्रिशियन को आपको बिल्कुल 10 मिनट लगा करके वीनिंग एडवाइसेस देनी ही चाहिए। बिकॉज दूध को छुड़ाना और फूड ऐड करना, इट्स अ कंप्लीट साइंस। वो आपको, जैसे आपने देखा है कि कुछ फैमिलीज में अन्नप्राशन करके एक सेरेमनी होती है 6 महीने पे, उससे वो फूड ऐड करते हैं उस बच्चे में। दिस इज अ वीनिंग प्रोसेस कि दूध छुड़ाना है, खाना खिलाना है। अब दूध छुड़ाने का प्रोसेस है कि आप पहले एक टाइम डिसाइड कर लें कि ये टाइम में मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगा। 6 महीने का हो गया मेरा बच्चा, अब मैं उसको पानी पिलाऊंगा, भूखा रखूंगा, उसके भूख से रोने का इंतजार करूंगा, जब रोना आएगा तो उसको फूड सप्लीमेंट करूंगा। फूड सप्लीमेंटेशन वीनिंग एडवाइसेस में दाल, खिचड़ी, वेजिटेबल सूप, फ्रूट स्मैश करके, हलवा, खीर, फ्रूट मिल्क शेक्स, ये कुछ खाना है जो आप ऐड करें। और इसमें शुरुआत में ऐसा नहीं होता है कि आपको दाल का पानी पिलाना है या बहुत पतला, ऐसा नहीं। फूड की कंसिस्टेंसी ऐसा रखिए, जो गाढ़ा दूध की कंसिस्टेंसी होती है वो वाला फूड कंसिस्टेंसी रखें। फूड शुड बी टेस्टफुल टू दी मदर, यानी माँ के पास जो टेस्ट बर्ड्स हैं वही बच्चे के पास टेस्ट बर्ड्स हैं। तो माँ पहले फूड को टेस्ट कर ले, अगर माँ को टेस्टी लग रहा है तो 100% बच्चे को फूड टेस्टी लगेगा। तो एकदम ब्लैक फूड नहीं बनाना है, फूड शुड बी टेस्टफुल टू दी मदर। और उसमें आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ चीजें आप दे सके। जैसे अब आप बच्चे के लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो आप उसमें 3-4 प्रकार की दालें डालिए विद राइस एंड फ्यू वेजिटेबल्स, और खूब अच्छे से ग्राइंड करके उसको एक थिक मिल्क की कंसिस्टेंसी का बना लीजिए और खिलाइए। सो वीनिंग एडवाइसेस जो हैं वो पीडियाट्रिशियन से जरूर से लीजिए और अच्छे से लीजिए और उसको फॉलो करिएगा। सर, एक सर्वेश गुप्ता जी हैं, उनका एक पर्सनल क्वेश्चन है, आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प हिम आउट। वो सर कंटेमिनेट एरिया में है, अभी फंसे हुए हैं, और उनके बेटा जो 6 मंथ का है उसको 2 या 3 दिन से बुखार ही स्वेटिंग अ लॉट, और उसका सर भी गर्म है सर। तो वो पूछ रहे हैं कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट शुड दे डू? सबसे पहले तो ये कि कंटामिनेटेड एरिया में अगर आप हैं तो आप कोई बहुत बड़ी भारी रिस्क जोन में हैं, ये अपने मन से निकाल दें, प्लीज निकाल दें। जैसे कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कोरोना इज अ पैंडेमिक डिजीज, पूरे अर्थ पे है, सबको है, मतलब सबको होने की रिस्क है। लेकिन क्या वो इतनी खतरनाक है कि वो अगर मुझे हो गई तो मैं, मतलब मेरे को, नो, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत रहिए। तो जैसा हम कह ही रहे हैं कि 90% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होकर निकल भी जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला ये कि आप कंटामिनेटेड जोन में, इसलिए आप बहुत परेशान हो, बिल्कुल मत होइए। दूसरा ये कि अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कोरोना के बाद से, मेरे पास में कुछ फीवर के पेशेंट्स आते हैं और मैं पूछता हूँ कि भाई अभी इस समय मूवमेंट तो है नहीं, तो डिजीज है नहीं। जब आपकी सोशल मूवमेंट नहीं है तो डिजीज नहीं मल्टीप्लाई हो रही, तो फिर आपका बच्चा कैसे बीमार पड़ा? तो पता चलता है कि 44 डिग्री में भी वो कूलर एसी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनको बोल दिया कि वो कोरोना जो है वो कूलर से होता है, एसी से होता है। तो अगर आप 44 डिग्री की गर्मी में अपने बच्चे को अगर आप 25-26 डिग्री का कंफर्टेबल रूम नहीं देंगे तो आपके देखिए, छोटा बच्चा, छोटा पौधा गर्मी में आपसे पहले मुरझाएगा, ये याद रखिएगा। तो आप प्लीज अपने बच्चे को एक टेम्परेचर दीजिए। मतलब जनवरी था, 10 डिग्री की ठंड थी, तो हम आपसे बोलते थे हीटर लगाइए, कमरे को 26 डिग्री पे मेंटेन करिए।
अब 44 डिग्री गर्मी पड़ रही है तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप कूलर एसी जो मर्जी चलाइए, लेकिन कमरा जो है वो बच्चे के लिए 26 डिग्री 27 डिग्री पे मेंटेन करिए। मतलब इट शुड बी अ वेरी कंफर्टेबल रूम टू ऑल। जो माता पिता को अपने लिए अच्छा लग रहा है वही उनके बच्चे के लिए अच्छा है। तो प्लीज आप इस फियर से बाहर निकलिए और टेम्परेचर को आप चेक करना जरूर से सीख लीजिए थर्मोमीटर पे। थर्मोमीटर पे अगर अबव 100 एंड अबव है तो आप उसे फीवर माने, और अगर फीवर है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए। ओके सर। सर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब अंकिता जैन है, उनसे क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जिक है, वो ना ही उनको टच कर सकता है, और मैं फिर वो उनका क्वेश्चन है कि मैं किस तरह उसका विटामिन डी दूं, तो उसकी हाइट, ये वाले क्वेश्चन सर और भी काफी हमारे ऑडियंसेस से आया कि मेरे बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं है या उसका वेट नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स इसको भी एक मान रहे हैं कि क्या ये एक गलत चीज है और इसको सुधारना चाहिए कि एक नॉर्मल चीज है। नहीं, क्या गलत चीज? मैं समझा नहीं, गलत चीज सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। एक है कि एक बच्चा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जिक है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, पहले इसकी बात करते हैं सर कि उसको विटामिन डी फिर कैसे दिया जाए। हाँ, सी मिल्क, हम में से कोई भी कभी भी किसी भी चीज के लिए एलर्जिक हो सकता है, ये आप मान के चलिएगा। तो अगर वो पेरेंट्स बिल्कुल कंफर्म श्योर हैं कि उनके बच्चे को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, फाइन, नो इश्यूज। बहुत सारी चीजें हैं, 150 प्रकार के बाकी के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, आप मजे से खाइए। तो मिल्क प्रोडक्ट की एलर्जी से आपके बच्चे का कोई डिप्राइवमेंट हो रहा है क्या? कोई ऐसा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो उस बच्चे की लाइफ में मिसिंग हो जाएगा उसके? नो, नॉट एट ऑल। विटामिन डी आपको सनलाइट से लेना है, बाकी के जितने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो आपको सारे मिल रहे हैं विद ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है आपका बच्चा, इसलिए आप एज अ पेरेंट परेशान रहे कि मेरा बच्चा कहीं से कमजोर रह जाएगा या कोई चीज की कमी उसके शरीर में हो जाएगी या मुझे कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन उसको करनी, बिल्कुल नहीं, निश्चिंत रहिए, नथिंग। सर सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का ये था सर कि पेरेंट जो है जनरली कंपैरिजन करने लगते हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से ऑफ सेम एज। किसी की उनको लगता है कि मेरे बच्चे की हाइट बाकी बच्चों से कम है या वेट कम है या ओबेसिटी हो रही है, तो ये कंपैरिजन कहाँ तक सही है और ये क्या सही में इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए? सी एज रिलेटेड वेट तो आपके बच्चे का होना चाहिए, यानी बढ़ता हुआ बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग जो उसका वेट होना चाहिए वो आपको रखना ही है, उससे 1-2 किलो ज्यादा रखें तो उसके वो अच्छी बात है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो वेट बन किस चीज से रहा है। अगर वो एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट से बन रहा है, आई एम वेरी हैप्पी एज अ पीडियाट्रिशियन। लेकिन अगर वो जंक फूड से बन रहा है तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि ऐसा नहीं हो कि जंक फूड से बच्चे के पास मोटापा, ओबेसिटी तो आ जाए लेकिन मसल नहीं बन रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो वैसा नहीं हो जाए। तो वेट आप ये देखिए कि उसकी फूड सप्लाई क्या है, उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं। एज अ पेरेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको न्यूट्रिशियस डाइट सप्लीमेंट करते रहें। हाइट जो है वो प्योरली जेनेटिक होती है, प्योरली जेनेटिक, मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि कोई आप ये सप्लीमेंटेशन आपकी हाइट बढ़ा देगा। तो हाइट एंड कलर वो अभी ईश्वर ने साइंस को नहीं दिया है, वो अभी नेचर के पास ही है, यानी कोई किसी की हाइट बदल नहीं सकता, कलर बदल नहीं सकता। हाइट का ऐसा है कि जेनेटिकली आपकी हाइट फिक्स्ड है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, आपकी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग। तो हाइट जो है वो आप बढ़ा तो नहीं सकते, बट यस अगर आपके बच्चे की फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, वो अंडरवेट चल रहा है, तो हो सकता है कि जो उसकी पोटेंशियल एडल्ट हाइट आने वाली थी उससे वो 2-3 सेंटीमीटर कम रह जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप प्लीज अपने बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट का पैशन तो बच्चे की लाइफ में होना ही चाहिए, जिसको बहुत पैशनेट होकर के, जैसे वो 3 घंटे पढ़ाई करता है ऐसे ही वो 1 घंटा उसको एक स्पोर्ट तो अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही आजकल तो सर ये स्पोर्ट्स की आपने बात करी, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं स्पोर्ट्स की, वो भी फुटबॉल की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे स्पोर्ट्स भी एक्टिव हैं, बच्चे घर पे अच्छे से कर रहे हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये फिर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है बट लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पेरेंट के लिए काफी है। तो अजीत राहुत जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि
उनका बच्चा 1.5 साल का है, 2.5 साल का है, और उसको सिस्टिक हाइग्रोमा था जिससे सर्जरी करके मैंने रिमूव करवाया था, बट वो वापस बन रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट मी सर। वो एक्चुअली उसको इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे मत डिस्कस करिए, बिकॉज वो सिस्टिक हाइग्रोमा एक बहुत एक तो रेयर कंडीशन है, और वो उसमें जो उनके पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक सर्जन हैं जो उसको डील कर रहे हैं, उन्होंने उनको बताया भी होगा कि वो इट्स अ रिकरेंट फिनोमेना, कि आप उसको करेंगे और वो वापस आएगा, पर वो आप यू जस्ट ट्रस्ट अपॉन डॉक्टर्स एंड दे विल हैंडल इट एडिक्वेटली। थैंक यू सो मच सर। सर सेकंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं, ये 2 पार्ट में है। एक तो ये है सर कि क्योंकि अब लॉकडाउन ईज आउट हो रहा है, खुलने वाला है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, बाहर आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज होंगे, लेकिन जब वो वापस अपने घर पे आएंगे, उनके घर में इन्फेंट्स हैं, टोडलर्स हैं, तो वो क्या प्रिकॉशंस रखें, नंबर 1। नंबर 2, अब बच्चे भी शायद बाहर जाना शुरू करेंगे, आज से 2 महीने बाद शायद स्कूल कॉलेज शुरू होंगे, तो वो इतना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करेंगे, वो मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, अल्टीमेटली जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है, आप वैक्सीन का कैसा है ना कि मालूम नहीं है, हो सकता है 6 महीने में आ जाए, हो सकता है 6 साल। जैसे HIV वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट 30 साल से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं बना पाए। डेंगू आप देखते हैं हर साल आता है, इतना कॉम्प्लिकेशंस होता है सोसाइटी में, उसके लिए 20 साल से रिसर्च चल रही है, अभी तक वैक्सीन नहीं आया। तो मालूम नहीं है अभी, बिकॉज इट इज अ बिग पैंडेमिक, तो अक्रॉस द वर्ल्ड रिसर्च चल रही है, हो सकता है 6 महीने में आ जाए, हो सकता है लंबा टाइम लग जाए। मतलब हमको बेसिकली इसके साथ रहना और जीना तो सीखना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी इजी। डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो अब आजकल छोटे बच्चे से लेकर सबको पता है, तो जस्ट फॉलो दीज नॉर्म्स। दूसरा ये कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे और आपको लो डोज में वायरस मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, आप उससे सुरक्षित हो गए, और कब आपकी फैमिली भी उससे सुरक्षित हो। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में यही होगा। अगर वैक्सीन आने में बहुत लंबा टाइम लगा तो अल्टीमेटली यही होगा, बट एट द सेम टाइम आपकी डिजीज आपके घर के बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो वो एक थ्रेट है जिसमें आपको बस इतना अवेयर रहना है कि जैसे अभी क्या होता था कि मैं काम से आया तो मेरी बेटी मेरे से लिपट गई, मैं मम्मी से लिपट गया, वो जरा आपको डिस्टेंसिंग तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये है। और बुजुर्गों में खासकर थोड़े भी अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण दिखे तो आप उनके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से करें। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, कि अभी बच्चे पिछले 2 महीनों से अपने छोटे छोटे घरों के अंदर, अपने कमरों के अंदर बंद हैं, अपने पड़ोसी के यहाँ भी नहीं जा रहे हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, और हम बड़े जो होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक ही उनके साथ बच्चा बन के खेल पाते हैं, तो इसका उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा? एक तो वो दिन भर सर न्यूज पे कोरोना की न्यूज देख रहे हैं कि आज इतनी डिजीज हो गई, आज इतने लोग ये हो गए, वो हो गए, तो वो इस चीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ सकता है सर बच्चों के ऊपर आने वाले फ्यूचर में? पड़ रहा है। आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 1 पेशेंट डेली ऑफ दिस साइकोलॉजिकल इंसिडेंसेस, जिसमें मैंने नोट किया तो 8 साल से 16 साल के बच्चों में जरूर से क्या हो रहा है कि घर में 24 घंटे मतलब फॉर नो रीजन टेलीविजन न्यूज ऑन ही है। अब कुछ पॉजिटिव तो नहीं चल रहा है, जितना मैं देखता हूं तो पॉजिटिव तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से आप न्यूज जितना आपको देखना उतना देख करके उसको बंद कर दीजिए, उसको प्लीज चलने मत दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स है ना, आप नेशनल ज्योग्राफिक लगा लीजिए, ट्रैवल लगा लीजिए, हिस्ट्री लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, पर बच्चों के मन में जो फियर्स आ रहे हैं वो वाकई में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आज का टॉक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोरोना का फियर पेरेंट्स के मन से निकलना चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होने का कंसेप्ट हमको मिलना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि एक तो मैं अगर पॉजिटिव हूं तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। जैसे अगर मेरे को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ तो वो मेरा क्राइम था क्या? नहीं था ना। एट द सेम वे अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो डिजीज मुझे लगी है, मैं इम्यून हो जाऊंगा उससे। तो आप इसको, ये एक अजीब सा कुछ चल पड़ा है कि कोरोना पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसा कर दिया मैंने कि मैं एकदम सोसाइटी के लिए थ्रेट हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटर और सूनर, अगर लंबे समय तक वैक्सीन नहीं आया तो हम सबको हर्ड इम्यूनिटी से ही प्रोटेक्शन मिलेगा। वैक्सीन आ गया बहुत बढ़िया,
सब वैक्सीन लगवाएंगे, वो 6-8 महीने में वर्ल्ड वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे आज से 3 महीने पहले ओपन था। सर, तो सर आपका कहना कहीं ना कहीं ये है कि हमें अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अब कोरोना के डर को खत्म करना चाहिए, वी शुड स्टेप आउट, वी शुड स्टार्ट आवर रूटीन वर्क, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं सर? मेंटेनिंग दी सोशल नॉर्म्स ऑफ डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन, कि जितना हो सके मैं अपना प्रोटेक्शन लेके चलूंगा, फिर भी अगर मैं कहीं ना कहीं प्रोफेशनली या वर्क प्लेस पे अगर पॉजिटिव हो जाता हूं तो इट इज नॉट समथिंग डिवास्टेटिंग फॉर मी और फॉर माय फैमिली। क्योंकि आप देखोगे तो आप पेपर में आप रोज ही देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे इम्प्रूव करके निकलते आ रहे हैं। इनफैक्ट फैटेलिटी रेट तो बहुत कम है एंड एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव सबसे ज्यादा है। एंड जैसे क्लोज कांटेक्ट में पॉजिटिव आए, अब उनको कोई खांसी बुखार भी नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही है और यही होना भी है किसी भी वायरल डिजीज में। तो किसी भी वायरल डिजीज का यही कोर्स रहता है कि उसमें या तो वैक्सीन लगे या फिर आप उससे इम्यूनिटी डेवलप कर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मम्स, गल सूजी की बीमारी आपने नाम सुना होगा। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा क्या मुझे 5, 7, 8 साल की उम्र तक कभी मम्स हुआ था क्या, तो उन्होंने कहा नहीं हुआ था। उस समय वैक्सीन भी नहीं आता था। अभी इस उम्र तक भी मुझे मम्स की बीमारी नहीं हुई, वो मुझे 8-10 साल की उम्र से तो याद है, अब तक नहीं हुई। और मैं रोज 1 या 2 पेशेंट देख ही लेता हूं रिलेटेड टू मम्स और मम्स लाइक डिजीज। तो मेरे पास में उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे किसी भी वायरल डिजीज के लिए डेवलप हो जाती है। तो हमको अल्टीमेटली बाहर तो निकलना पड़ेगा, बट विद मेंटेनिंग ऑल द सोशल नॉर्म्स ऑफ डिस्टेंसिंग। एंड इसमें अगर एक्सपोज हो भी जाते हैं तो इट इज नॉट अ बिग थ्रेट। आपको धीरे धीरे इस कोरोना को भी हम लाइफ में एज यूजुअल ले लेंगे एंड होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए और ये फियर सबके मन से निकल जाए। जी सर एक क्वेश्चन ये जी, अच्छा जी सर, संजीव अग्रवाल सर हैं सीएमडी सेज ग्रुप के, उनका एक क्वेश्चन है सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, संजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आप धन्यवाद, आज हमारे आज सेज टॉक पे आए और बहुत अच्छा हमें आप गाइड कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने बहुत सुना है सर, जैसा आप भी बता रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कितने दिन में डेवलप होगी। जैसे कोई बोलता है संजीव आप तो आधा % रोज लेते जाओ तो 200 दिन में यू आर द फुल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी और यू प्ले लाइक एनीथिंग। तो इट्स सेम थिंग यू आर टेलिंग डॉक्टर साहब, इट्स समथिंग डिफरेंट हर्ड इम्यूनिटी। सर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो जैसे कोई डिजीज अगर मास पॉपुलेशन में फैल जाती है तो सपोज जब 40 to 50% की पॉपुलेशन को वो डिजीज इन्फेक्ट करती है, तब फिर वो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिसको डिजीज नहीं हुई है उसमें वो हर्ड इम्यूनिटी स्लोली डेवलप होती चली जाती है। सर जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मम्स का, तो इसमें क्या होगा सर, जैसे आप काम पे जाएंगे, वहां पर मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है बट आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए हुए हैं, तो आपको जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ही लो डोज वायरल होगा जो आपको एक्चुअली डिजीज नहीं क्रिएट करेगा, आपको एंटीबॉडीज बनवा देगा और आपके पास हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ये वही लॉजिक है सर जो वैक्सीन से है। वैक्सीन में क्या होता है कि एक्चुअली वही उस वायरस का ही कोई प्रोटीन पार्ट होता है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो आपको डिजीज नहीं देगा और बॉडी उस वायरस के एंटीजन को पहचान करके आपके शरीर में उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बना देगी। तो हर्ड इम्यूनिटी होते सर टाइम बहुत लगता है। क्या हमें मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा और डिस्टेंस मेंटेन भी करना पड़ेगा, सब में होगी हर्ड इम्यूनिटी एस्टिमेट हो गया 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर बाद, तो जो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी चीज खत्म हो जाएगी फिर तो? नहीं सर, हर्ड इम्यूनिटी को पहचानने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक केसेस पॉजिटिव मिलते रहेंगे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, तब तक आप हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है सर कि ऐसा कोई टेस्ट आएगा कि हम लोग बैठे बैठे अपनी टेस्टिंग करा रहे हैं कि देखें मेरे अंदर इम्यूनिटी आ गई क्या कोरोना के लिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है सर डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग को हमको फॉलो भी करना चाहिए सर। बट अब डिस्टेंसिंग मास्किंग स्पोर्ट्स कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ इश्यूज हैं सर जो टेक्निकली हैंडल किए जाएंगे।
जी बट मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग तो अभी चलेगा सर, लंबा चलेगा। हाँ जी। किरण पूछ रही। डॉक्टर साहब, ये जैसे प्लाज्मा से जो क्योर हो गया है, उस व्यक्ति के प्लाज्मा से जो ठीक होने की प्रोसेस हो रही है, तो ये भी एक परफेक्ट प्रोसेस है? मतलब इस तरह से भी फ्यूचर में किया जा सकता है जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है? जी मैडम, आप क्या समझते हैं ये? जी मैडम, जब भी कोई नई डिजीज आती है तो डॉक्टर, फ्रेटर्निटी, साइंटिस्ट सब जो हैं वो उसमें पूरी तरीके से लग जाते हैं कि इस डिजीज के लिए कैसे 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 करके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकालें। प्लाज्मा थेरेपी की लॉजिक ये है कि जैसे मुझे अगर कोरोना हुआ है तो मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, अब आप मेरा प्लाज्मा इंजेक्ट कर दीजिए और वो एंटीबॉडीज दूसरे शरीर को मिल जाएंगी। पर ये लॉजिक तो फिर सभी डिजीज के लिए हो गई। मतलब अगर मेरे को अगर टाइफाइड हुआ है तो आप मेरा प्लाज्मा दूसरे को इंजेक्ट कर दीजिए, वो टाइफाइड से बच जाएगा। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या श्योर शॉट थेरेपी है कोरोना के लिए, वो अभी रिसर्च के लिए डिबेटेबल इशू है। यस, इन एनी टर्मिनली इल पेशेंट, बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, कोरोना पॉजिटिव है, लंग्स बैडली डैमेज्ड है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में पेशेंट है आपका, उसमें आपके पास में अभी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो आपके पास में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ट्राई करके देखते रहिए कि क्या काम कर जाए और आप उस पेशेंट की लाइफ सेव कर लें। तो अगर आपने 100 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी किया और उसमें से अगर आपके कुछ पेशेंट सेव होकर बाहर आ जाते हैं तो इट्स अ सक्सेसफुल थेरेपी अंटिल वी गेट द श्योर शॉट थेरेपी। बहुत राकेश जी, आप भी बात करिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है सभी लोगों के मन में। जैसा कि आपकी बातों से ये समझ में आ गया है कि अगर कोरोना हमें पॉजिटिव हो भी जाए तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, वो तो ठीक है सर। लेकिन अभी लोग डरे हुए हैं हमारे देश में हो रहे इसके ट्रीटमेंट से। लोगों को लगता है कि हम जैसे ही पॉजिटिव आए, गवर्नमेंट हमको उठा के किसी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको डाल देगी, वहां पर भीड़ लगी हुई है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की, हमारे अंदर थोड़ा सा लोड होगा तो और ज्यादा वो फुल लोड आ जाएगा कोरोना का। तो इससे सर ये कहाँ तक सही है, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना डिजीज का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कब तक शुरू हो सकता है, या इसके ऊपर कुछ चर्चा चल रही है गवर्नमेंट लेवल पे? वो पूरा गवर्नमेंट इशू है। इट्स अ पैंडेमिक एक्ट। पैंडेमिक एक्ट मतलब सब कुछ थ्रू द गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो अपने जो लॉजिक्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली पैंडेमिक एक्ट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही फॉलो करना चाहिए। बट ये स्लोली गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि बहुत कोशिश करा, सब कुछ किया, लेकिन वो इंसिडेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं सिस्टम को ईज आउट करेंगे कि उसमें होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी लाएंगे या क्वारंटाइन सेंटर्स अलग बना देंगे, डिजीज पेशेंट का सेंटर अलग बना देंगे। वो पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट इशू है। बट ये बात सही है रिक्की की फियर बहुत ज्यादा है कि अगर मैं या मेरी फैमिली पॉजिटिव हो जाते हैं और अगर हमको कोविड सेंटर पे ले जाया जाता है, और जैसे कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा डरे हुए हैं लोग। बट ठीक है, अब वो फियर ही है जो आपको घर में रोका हुआ है। एटलीस्ट आप उसकी वजह से डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव किए हुए हैं। सो एवरीबडी इज होपिंग कि कुछ वैक्सीन आ जाए, प्रिवेंशन आ जाए। जब तक नहीं आ रहा है तब तक फिर वही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जब तक आप अपने को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, बचा के चलिए। बट क्योंकि पैंडेमिक एक्ट है, इसलिए इससे ज्यादा और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिस्कस कर नहीं सकते हम सोशल प्लेटफॉर्म। जी तो बिल्कुल अंडरस्टूड सर। सर एक क्वेश्चन ये है सर, जो काफी मदर्स लिख रही हैं कि उनके घर में डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ईडेबल्स बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट्स हो, किराने का सामान हो, कुछ भी हो। और कई बार हमें व्हाट्सएप पे न्यूज मिलती है कि फलाना एरिया बहुत ज्यादा कोविड-19 फैल गया है, किसी सब्जी वाले को हो गया है या किसी साची पार्लर वाले को हो गया है। तो जो हमारे घर में सामान आ रहा है, इसको हम किस तरीके से लें और किस तरीके से इस्तेमाल करें? देखिए, पहला तो ये कि 40 डिग्री में वी आर एटलीस्ट समवॉट ब्लेस्ड कि जो भी आपने फूड मटेरियल आपके घर में आया है, आप उसको जरा 1 घंटे के लिए तेज धूप में ही छोड़ दीजिए। उसी में जो अगर बाय चांस कोई वायरस अगर उसमें है तो वो उसमें उसका लाइसिस हो जाएगा सनलाइट। उसके बाद में आता है सोप वाटर। तो आप थोड़ा सा 60 डिग्री 65 डिग्री के अगर गर्म पानी में और साबुन के साथ में अगर आप उसको मसल के रगड़ के साफ कर लेते हैं तो अब आपका सब्जी और फल जो है वो सेफ है।
इससे ज्यादा मेरी तरफ से ऐसी कोई सलाह नहीं है कि आप उसको बहुत केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट करें और वो सब ना करें, बल्कि हैंड सैनिटाइजर्स भी मैं बोलता हूँ कि बैठे बैठे घर में हैंड सैनिटाइजर मत लगाते रहिए, देयर इज नो लॉजिक, जस्ट डू फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बट हैंड वॉशिंग शुड बी एडिक्वेट, कि मतलब अच्छे से आपको हैंड वॉशिंग करनी है, रगड़ के, अपनी और अपनों की सेफ्टी के लिए। तो विद गुड सोप एंड वाटर से हैंड वॉशिंग करें। सैनिटाइजेशन, यस, वर्क प्लेस पे आप सैनिटाइजेशन यूज करें, अदरवाइज केमिकल्स को जितना अवॉइड हो सकता है करते जाएं। थैंक यू सर। सर एक सर बस इसी का एक सेकंड पार्ट ये था सर कि कई लोग ये मानते हैं कि जिन चीजों को हम रॉ खाते हैं, जिन सब्जियों को या फलों को, उनको हम अभी उस हद तक सही है या कोई दिक्कत नहीं है? ये बात ठीक है कि कुक्ड फूड इज अ सेफर फूड, बट एट द सेम टाइम आपको अगर खीरा टमाटर का सैलेड खाना है तो आप मजे से खाइए, वो तरीका जो हमारी अभी डिस्कशन हुआ उस नॉर्म को फॉलो करते हुए आप मजे से खाइए। और मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अपने शरीर की सप्लाई मेंटेन करके रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी वायरल डिजीज में आपका शरीर ही आपको उस बीमारी से बाहर निकालता है, चाहे वो चिकन पॉक्स है, मम्स है, मीजल्स है, रुबेला है या कोरोना है, आपका अपना शरीर ही आपको उस बीमारी से बाहर निकालता है। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें, मतलब उसको सप्लाई एडिक्वेट रखें। थैंक यू वेरी मच सर। जो हमारा समय था वो भी खत्म हो चुका है। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने हम सबको आज बहुत पॉजिटिव कर दिया है, बहुत शक्ति दे दी है, बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया है हमें, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सेशन के बीच में आपने कुछ एडल्ट वैक्सीन के बारे में बताया था, तो हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि अगर उनकी आप लिस्ट अगर अभी आप दे पाएं और हमारे व्यूअर्स उसको अगर नोट कर पाएं तो काफी मदद मिल जाएगी सर। थैंक यू। अभी में टाइफाइड, चिकन पॉक्स अगर आपको नहीं हुआ है, न्यूमोकोकल वैक्सीन वो इंपॉर्टेंट है, एंड डीपीटी बूस्टर डोज, ये वैक्सीन हैं जो एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फीमेल्स में एक और एड ऑन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो ये कुछ वैक्सीन लिस्ट है जो आपके जो एडल्ट्स के काम की है। Okay. Thank you so much, Rahul sir and all the participants for coming today to the Sage Talk. हमारी ऐसी और Sage Talk होती रहेंगी, तो प्लीज आप लोग अपने मैसेजेस चेक करते रहे, हम आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच राहुल सर once again for connecting with us. Thank you. Thank you.